नमस्कार साथियों, आज हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म अर्थात उत्तर उपनिवेशवाद के बारे में बात करेंगे। आपने उपनिवेशवाद के बारे में तो पढ़ा होगा, हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा की हुई है। और जब भी हम उत्तर उपनिवेशवाद की बात कर रहे होते हैं तो एक वास्तव में हमारे दिमाग में एक ऐसा भाव आता है कि एक कालखंड समाप्त हुआ और दूसरा कालखंड हमारा शुरू हुआ है। तो हमें ये देखना है कि ये जो उपनिवेशवाद है, अगर ये कालखंड है तो इसका कालखंड क्या है, और इसके पूर्व के काल को जाहिर है कि हम लोग पूर्व उपनिवेशवाद का काल कह सकते हैं, और जो उपनिवेशवाद का काल है उसके काल के पश्चात का जो काल है उसको हम उत्तर उपनिवेशवाद का काल कह सकते हैं। तो कालखंड की दृष्टि से अगर इसका विभाजन करें तो सबसे पहले आता है प्री कॉलोनियलिज्म अर्थात पूर्व उपनिवेशवाद का काल, उसके बाद आता है उपनिवेशवाद का काल, और फिर कालांतर में आता है उत्तर उपनिवेशवाद का काल। तो ये इस तीनों में आप देख रहे हैं कि इस तीनों में जो केंद्रीय अवधारणा है वो केंद्रीय अवधारणा वास्तव में उपनिवेशवाद को फोकस करके ली हुई है। लेकिन आप जानते हैं कि उपनिवेशवाद पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी आपको दे देंगे अगर आपको खोजने में कठिनाई आ रही हो तो। अगर उपनिवेशवाद की बात करें एक संक्षेप में तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और अगर आप प्राचीन यूनान या ऑटोमन एम्पायर, इटली के इतिहास को देखें तो वहाँ आपको कॉलोनियलिज्म के दर्शन हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कॉलोनियलिज्म अर्थात उपनिवेशवाद के साथ जो एक उसका कंकॉमिटेंट या एक उसकी सहयोगी अवधारणा है जिसको हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं या इंपीरियलिज्म कहते हैं, वो भी उससे जुड़ी हुई है। थोड़ा उससे भिन्न है लेकिन बहुत कुछ उससे मिलता जुलता है। दोनों ये लगभग साथ साथ चलने वाली अवधारणाएं हैं, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म। भारत में भी अगर आप देखें तो भारत में जो राजसूय यज्ञ हुआ करते थे या अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, वो अश्वमेध यज्ञ भी कुछ उसी प्रकार से एक्सपेंशनिस्ट हुआ करते थे। अर्थात एक राजा अपने प्रभाव और विस्तार को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था और अपने को एक प्रतापी राजा के रूप में प्रस्तुत करता था। तो जो ये कॉलोनियलिज्म का या इंपीरियलिज्म का जो मॉडल है ये हमको बहुत प्राचीन काल से दिखाई देता है। लेकिन बात हम आधुनिक काल की करते हैं कि आधुनिक काल में क्या स्थिति है। आधुनिक काल में 14वीं और 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत, 14वीं शताब्दी के अंत में या 15वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी शुरुआत हमको इटली, पुर्तगाल और स्पेन से दिखाई देती है। और इन्होंने उपनिवेशवाद की शुरुआत की, अर्थात ये दूसरे देशों में जाके उनका आर्थिक दोहन, शोषण, वहाँ पे जो अपने आधिपत्य जमाने जैसी भावनाएं थी इसको उन्होंने शुरू किया। कालांतर में इसमें इंग्लैंड और फिर बाद में पूरा यूरोप ही जैसे इसमें संलग्न हो गया और उन लोगों ने कॉलोनियलिज्म को एक पूरी अपनी पॉलिटिकल थियरी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें कि उनके अंदर बहुत सारा जो भाव था वो डोमिनेंस का तो था ही, आर्थिक शोषण का था। और आर्थिक शोषण के साथ साथ उन्होंने अपने ऊपर एक वाइट मैन्स बर्डन ले लिया था कि हमको विश्व के लोगों को एक उसका मॉरल उन्होंने कवर बना लिया था कि हमें विश्व लोगों को और ज़्यादा कल्चरली और सिविलाइजेशनली बेहतर बनाना है, क्योंकि वो अपने को कल्चरली और सिविलाइजेशनली बहुत बेहतर समझते थे। तो ये उसका एक मुखौटा था, लेकिन वास्तव में जो उनका ध्येय था वो यही है कि विदेशी क्षेत्रों पर डोमिनेट करना और वहाँ से उनका आर्थिक दोहन करना, ये उनकी मूल भाव थी। और इसमें अगर आप देखते हैं तो ये जो यूरोपीय आक्रांता थे ये आपको एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में हर जगह दिखाई देते हैं। एशिया में तो हम लोग सफरा रहे हैं, भारत इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। अगर आप इसको अफ्रीका में जाते हैं तो कॉन्गो, और अगर आप लैटिन अमेरिका में जाते हैं तो ब्राज़ील, इसके कुछ बहुत प्रमुख उदाहरण हैं जो कि हम सभी लोगों को अच्छा जानते हैं। लेकिन जब विश्व युद्ध हुआ, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 में विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और 1939 से 45 तक ये सेकेंड विश्व युद्ध हुआ। तो आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही देशों में स्वतंत्रता की मांग उठने लगी थी। जिन देशों को यूरोपीय देशों ने अपनी कॉलोनी बनाई थी, अपना उपनिवेश बनाया था, वहाँ से स्वतंत्रता की मांग उठने लगी थी। और लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त
समाप्त हुआ 1945 में, तो उसके बाद से ये मांग बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ गई। और इसीलिए हम देखते हैं कि 1945 से लेके 1960 के बीच का जो कालखंड है, इसमें लगभग एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 36 कंट्री, 36 देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 1945 के बाद का कालखंड है, 1945 टू 1960 का जो 15 वर्ष का काल है, इसमें बहुत ज़्यादा देशों को उपनिवेशवाद से मुक्त मिली, विदेशी डोमिनेशन से, खासतौर से यूरोपीय डोमिनेशन से मुक्त मिली। और इसलिए हम लोग ये मान सकते हैं कि उपनिवेशवाद का एक मोटे तौर पे अंत होगा। हम मोटे तौर पे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि एकदम से उपनिवेशवाद खत्म नहीं होता है, लेकिन मोटे तौर पे जो फिजिकल डोमिनेशन था और उस फिजिकल डोमिनेशन के विरुद्ध जो स्वतंत्रता आंदोलन थे और उन स्वतंत्रता आंदोलनों की जो सफलता थी, उससे जो देशों को स्वतंत्रता मिली, तो एक प्रकार से हम मोटे तौर पे मान लेते हैं कि फिजिकल डोमिनेशन और फिजिकल जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था वो कम से कम खत्म हुआ। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के पूर्व का जो कालखंड है उसको हम प्री कॉलोनियल स्टेज कह सकते हैं, या उसको हम पूर्व उपनिवेशवाद का काल कह सकते हैं। और 15वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है, इसको हम कॉलोनियल पीरियड कह सकते हैं। और 20वीं शताब्दी के मध्य अर्थात 1945-60 के बाद का जो कालखंड है, उसको हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेज या उत्तर उपनिवेशवाद का काल के रूप में कह सकते हैं। तो ये कालखंड जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अक्सर कालखंड को लेके हम लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये अपने दिमाग में आप बैठाइएगा कि इनके प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल के कालखंड को मोटे तौर पर हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात होती है, उत्तर उपनिवेशवाद की बात होती है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आपने एक लाइन खींच दी 1960 में और साहब जो है कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया। नहीं, ऐसा भाव मत लाइएगा। उसका कारण ये है कि आज भी यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की लिस्ट में ऐसे कम से कम 15-16 देश हैं जो कि सॉवरेन नहीं है, जो स्वतंत्र नहीं है। वहाँ पे अभी भी उपनिवेशवाद चल रहा है, जो किसी न किसी देश के गुलाम हैं और वहाँ पे चल रहा है। जिसके कुछ उदाहरण हम आपको दे सकते हैं, जैसा कि फॉकलैंड है। आप जानते हैं फॉकलैंड वॉर हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से जिब्राल्टर एक एरिया है जो कि हमको दिखाई देता है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि एक दूसरे देश के आधिपत्य में है। वर्जिन आइलैंड्स हैं, जो कि इसी प्रकार से अनेक क्षेत्रों का उदाहरण हम लोग दे सकते हैं जो कि यूएन की लिस्ट में है, तो बाकायदा वो नॉन सॉवरेन अभी भी कॉलोनीज के रूप में है। तो विश्व में एकदम से उपनिवेशवाद हम कहते हैं कि खत्म हो गया है, वो नहीं है। अभी भी वो पुराना ट्रेडिशनल उपनिवेशवाद 15-16 जगहों पे अभी भी आपको दिखाई देता है। और ये जो उपनिवेशवाद का कालखंड रहा 15वीं शताब्दी से लेके और 20वीं शताब्दी के मध्य तक का जो कालखंड रहा, इसमें जो मेन चीज़ हुई वो क्या हुई? वो मेन चीज़ ये हुई कि ये जो यूरोपीय आक्रांता अपना वाइट मैन्स बर्डन अर्थात गोरे लोगों का जो नैतिक उत्तरदायित्व का लबादा ओढ़ के ये लोग चले और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को और बेहतर बनाने का संकल्प जो इन्होंने अपने ऊपर लाद लिया, उसके परिणाम स्वरूप जो भी नॉलेज प्रोडक्शन हुआ, जो भी ज्ञान का एक प्रकार से उत्पादन हुआ, चाहे वो लिटरेचर के क्षेत्र में रहा हो, चाहे इतिहास के क्षेत्र में रहा हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में रहा हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में रहा हो, सब जगह एक भाव ये दिखाने की कोशिश की गई कि आई एम सुपीरियर, यूरोपियंस आर सुपीरियर, वाइट मैन इज सुपीरियर टू द पीपल इन लिविंग इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। ये उसमें एक रेशियल डोमिनेशन, वाइट डोमिनेशन का भाव था, जिसमें कि हर जगह एशिया में भी, अफ्रीका में भी और लैटिन अमेरिका में भी ये समझाने की कोशिश की गई उस नॉलेज प्रोडक्शन से कि आप लोग इन्फीरियर हैं और हम लोग सुपीरियर हैं और हम आपको और सुपीरियर बनाने यहाँ पे आए हैं। जबकि वास्तविक इंटेंशन क्या था? वास्तविक इंटेंशन कोई सुपीरियर बनाने का नहीं था। वास्तविक इंटेंशन आर्थिक दोहन का विशेष रूप से था, पॉलिटिकल डोमिनेशन का था। ये दो चीज़ें थी। तो जब ये ख़त्म हुआ, सब ये प्रोजेक्ट कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ मोटे तौर पे 1945-1960 के बीच में, तो क्या हुआ?
ये जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश थे, इन देशों में एक प्रतिक्रिया स्वरूप नॉलेज प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू हुई। और वो नॉलेज प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या थी कि वो जो कॉलोनियल पावर्स थे उनके एंटी वो गई, अर्थात प्रतिक्रिया जब भी होगी तो किसी चीज़ के विरुद्ध होगी। तो वो जो कॉलोनियल डोमिनेशन था उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, और उस प्रतिक्रिया में जो पहली चीज़ थी कि जो ये भाव था कि वाइट मैन्स बर्डन और यूरोपीय हमसे श्रेष्ठ है, और इस प्रकार का जो नॉलेज प्रोडक्शन हुआ और ये जो विमर्श चला, इस विमर्श को पहले तो नकारा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भारतीय संदर्भ में ही हम देख लें तो हम लोग तो ब्रिटेन के आने से बहुत पहले एक बहुत ही विकसित सभ्यता और संस्कृति के रूप में है। हमारे जो ग्रंथ हैं वो इसके प्रमाण है। कोई भी सोसाइटी जब तक कि बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती है कल्चरली और सिविलाइजेशनली और नॉलेज वाइज, तब तक वो अच्छे ग्रंथ लिख ही नहीं सकती। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जो ज्ञान के प्रतिमान हैं। तो इस प्रकार से हमने एक रिएक्शन हमारे अंदर ये हुआ कि नहीं भाई, हम प्री कॉलोनियल स्टेज जो था उसमें तो हम आपसे बहुत बेहतर थे, और आपने तो हमारे ऊपर अपना संस्कृति और अपना ज्ञान लादा है, लेकिन उसकी वजह से हम आपके प्रभाव में आ जरूर गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम उस प्रभाव मंडल से मुक्त होना चाहते हैं और अपने प्री कॉलोनियल स्टेज या कॉलोनियलिज्म के, उपनिवेशवाद के पूर्व की जो हमारी संस्कृति थी, हमारा ज्ञान था, हमारी सभ्यता थी, हम उस पर लौटना चाहते हैं। एक तो मेजर इसमें पोस्ट कॉलोनियल स्टेज में ये विकास हुआ। दूसरा कि कॉलोनियलिज्म अर्थात उपनिवेशवाद का जो प्रभाव रहा दोनों पे, कॉलोनाइजर पे भी अर्थात जो यूरोपीय आक्रांताओं पे, उन पे भी क्या प्रभाव पड़ा, और जो कॉलोनाइज्ड थे अर्थात जिनको कि वो बनाया गया, उपनिवेश बनाया गया, इन दोनों ही संस्कृतियों पे, इन दोनों ही समाजों पे क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर उपनिवेशवाद काल में हमें ये दिखाई देता है कि इन दोनों पे ही लिटरेचर प्रोडक्शन हुआ कि भैया जो यूरोपीय देश थे उन पे उनकी भाषा, संस्कृति, सभ्यता इत्यादि पे क्या प्रभाव पड़ा, उनकी आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा, और हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो दोनों ही चीज़ों को डिस्कोर्स में लिया गया। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण ये थी कि इसमें जो कॉलोनियलिज्म है अर्थात वो जो उपनिवेशवाद है, इस के दौरान और इसके बाद जो पावर स्ट्रक्चर है अर्थात जो शक्ति विन्यास है समाज में, वो किस प्रकार से प्रभावित हुआ। जैसे भारत में ही अगर हम देखें तो कॉलोनियलिज्म के कारण किस तरीके से भारत में एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में, जिसमें कि सभी देशों, सभी जाति, धर्म, विविधताओं के लोग एक मंच पे आके उन्होंने एक प्रकार से शक्ति का प्रदर्शन किया और कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। उसमें अहिंसात्मक तरीके भी थे, हिंसात्मक तरीके भी थे, हर प्रकार से हमने उसको संगठित होकर एक शक्ति का। तो वो पावर डायनेमिक्स कि क्या हुआ उस दौरान, आज के इतिहास में ये बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। छोटे छोटे जगहों पे किस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, किस तरह से अपने बलिदान किए, इसका ज्ञान आज देश को नहीं है। इसीलिए लोकल हिस्ट्री के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है कि छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे देहातों में, छोटे छोटे शहरों में किस तरीके से लोगों ने कुर्बानियाँ की, किस प्रकार से देश के लिए समर्पित हुए, इसकी अभी बात करने वाला कोई नहीं, ये मेन डिस्कोर्स में नहीं है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री, पोस्ट कॉलोनियल विज्ञान, इन सारी चीज़ों पे बल देता है कि उस दौरान क्या हुआ और उसके बाद अब क्या स्थिति। जैसे टैगोर का ही हम उदाहरण लें तो टैगोर ने जनगण मन लिखा जरूर, लेकिन टैगोर ने ये बताया कि नहीं, हम इसको गाएंगे भी नहीं और हम जाएंगे भी नहीं, हमारे बिहाव हम लिख दे रहे हैं आपके लिए ये गाना। लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के राजा के सम्मान में, बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि उन्होंने ये गाना लिखा, लेकिन वास्तव में उन्होंने एज ए मैटर ऑफ प्रोटेस्ट लिखा था। उसको भगवान, जनगण मन को भगवान का स्वरूप मान के लिखा था कि ये जनगण मन हम उसके लिए लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं जाके राजा के सामने उसको गाने से रिफ्यूज कर दिया और कहा कि आप किसी और से इसको पढ़वा लीजिए। तो बहुत सारा जो रिजेंटमेंट था लिटरेचर में वो बहुत पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन वास्तव में जब ये कालखंड समाप्त हुआ 1945 और 1960 का, देशों को स्वतंत्रता मिली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, तो वास्तव में जो नॉलेज प्रोडक्शन हुआ वो एक अहम बात है जो कि कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म अर्थात कॉलोनियलिज्म खत्म होने के बाद के जो पावर इक्वेशन है समाज में, उसको भी देखने की कोशिश करता है। और फाइनली
कि जो कल्चरल डिटीरियोरेशन हुआ है इस दौरान, जैसे भारत का ही अगर हम लोग उदाहरण दें तो कॉलोनियलिज्म में क्या हुआ, कॉलोनियलिज्म में हम सब लोग अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति के इतने अर्दब में आ गए कि आज पूरे देश में अंग्रेजी को जैसे एक बहुत बड़ी कोई उपलब्धि माना जाता है। कोई व्यक्ति बड़ा अपने को महान साबित करने के लिए अंग्रेजी बोलने लगता है, वो अपनी तमिल, अपनी हिंदी, अपनी मलयालम और अपनी पंजाबी, अपनी बंगाली को दरकिनार कर देता है और अंग्रेजी पे उतर आता है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि शायद अंग्रेजी में अगर हम अपनी बात कहेंगे तो लोग हमारी बात को ज़्यादा महत्व देंगे, ज़्यादा तरजीह देंगे। ये एक मानसिकता हम सब लोगों में हो गई है, इससे हमको अपने निकालने की ज़रूरत है और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इस दिशा में अच्छे ढंग से काम कर रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें दोनों जगह प्रोड्यूस हो रहा है, अर्थात जो लोग आक्रांता थे यूरोपीय देशों में भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि हम इंडिजिनस लिटरेचर है, जिसको हम देसी लिटरेचर कह सकते हैं, वो देसी लिटरेचर जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो इतिहास के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, संस्कृति के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, या दर्शन के क्षेत्र में, इस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो पोस्ट कॉलोनियल, जिसको हम पोस्ट कॉलोनियल थियरी कहते हैं या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं, उसमें हमें ये चीज़ दिखाई देती है। लेकिन ये खास बात ये है कि पोस्ट कॉलोनियल जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, उत्तर उपनिवेशवाद के बारे में अध्ययन की जो शुरुआत हुई वो पाश्चात्य देशों में हुई, अमेरिका में हुई, इंग्लैंड में हुई, हमारे यहाँ नहीं हुई। हमारे यहाँ भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे उतनी आपको कोर्सेज नहीं मिलेंगे यूनिवर्सिटीज़ में जितना कि पाश्चात्य देशों में मिल जाएंगे। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के लिटरेचर का प्रोडक्शन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज में हुआ, लेकिन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ की शुरुआत जो है वो जो जिन्होंने हमको कॉलोनाइज किया, कॉलोनियल पावर्स जो थे, उनके यहाँ इसकी शुरुआत हो गई है। तो जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें कि उत्तर उपनिवेशवाद बेसिकली है क्या, तो जो आला कंट्रीज़ हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता को प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीयता को, स्वतंत्रता को, नेशनहुड को प्राप्त करने के लिए चलाया जाने वाला एक प्रोजेक्ट है, जो कि आज ये एसर्ट करना चाहता है कि कॉलोनियलिज्म ने हमको बेहतर नहीं बनाया है, कॉलोनियलिज्म में हमको सांस्कृतिक रूप से और परिष्कृत नहीं किया है, बल्कि प्रदूषित किया है। और अब आवश्यकता इस बात की है कि हम उनकी अच्छी बातों को स्वीकार कर लें, लेकिन उनकी गलत बातों को हटा के हम अपने प्री कॉलोनियल स्टेज में आ जाएं, जो कि और बेहतर थी, जिसको कि हम लोग भूल चुके हैं। हाँ, ऐसा करने में ये ज़रूर है कि हमारा अप्रोच एंटी वेस्ट हो जाता है, और इसलिए एंटी वेस्ट या नॉन वेस्टर्न हो जाता है और ओरिएंटलिस्ट हो जाता है, अर्थात हम पूर्व की तरफ आ जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ आ जाते हैं। तो हम पश्चिमी जो फिलॉसफीज़ हैं वो हमको समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि पश्चिमी फिलॉसफीज़ में जो भी बातें कही गई, उदारवादी कही, मुखौटा तो ज़रूर ओढ़ा गया, लेकिन बेसिकली उसका उद्देश्य क्या था? बेसिकली उसका उद्देश्य था हमारा शोषण और हमारे ऊपर डोमिनेशन। और बात कही जाती थी उदारवादी बात की। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि वो यूरोप जहाँ पे उदारवाद का जन्म हुआ, उसी उदारवाद ने कॉलोनियलिज्म को भी डिफेंड किया है, यूरोपियंस के कॉलोनियलिज्म को डिफेंड किया। ये बात हमारे गले से उतरती नहीं है। और आज जब हम लोग ये उदारवाद को पढ़ते हैं तो वो उसका जो दुधारी तलवार है, जो उसका मुखौटा है, कि उदारवाद का मुखौटा ओढ़ के आप हमारा डोमिनेशन करने चले हैं, आप हमारा शोषण करने चले हैं। एक तरफ आप इसका विरोध करते हैं और दूसरी तरफ आप वही काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमको ले जाती है सोशलिज्म की तरफ। इसीलिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में जो लिबरल प्रोजेक्ट्स हैं वो उतनी तेज़ी से नहीं लागू हुए, क्योंकि लिबरलिज्म के प्रति हमारे अंदर थोड़ी शंका है कि लिबरलिज्म का असली उद्देश्य क्या है। और इसीलिए बहुत सारे जो इस प्रकार के देश हैं उनका रुझान जो है समाजवाद की तरफ हुआ है। और दूसरी ये भी चीज़ है कि समाजवाद में हमें सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति के भी मार्ग दिखाई देते हैं, या समझ में आते हैं कि ये उसकी कम से कम बात तो करता है। भले आज मॉडर्न युग में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया हो, चाइना में भी हमको बहुत सारा कैपिटलिज्म दिखाई देता है, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप में हमको लगता है कि समाजवाद कम से कम समानता की बात करता है। चूँकि हमारे यहाँ असमानता है, इसलिए वो हमारे लिए एक आकर्षक प्रपोजिशन होता है। और प्लस समाजवादी जो विचारधाराएँ हैं उनमें कम से कम हमको जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस हुआ है, उपनिवेशवाद के दौरान जो एक्सपीरियंस हुआ है, उस एक्सपीरियंस को समानता का और शोषण का जो हमारा अनुभव हुआ है उसको समझने का एक माध्यम भी हमको समाजवाद प्रदान करता है।
और इस तरीके से अगर एक शब्द में कहा जाए इसको, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूरोसेंट्रिक अप्रोच, अर्थात यूरोप केंद्रित जो भी अप्रोच है, यूरो वेस्ट केंद्रित जो भी अप्रोच है, उसको ये पोस्ट कॉलोनियल प्रोजेक्ट रिजेक्ट करता है। और इसमें जो बहुत सारे जो वर्तमान नाम है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पार्था चटर्जी का नाम आता है, रंजीत गुहा का नाम आता है, गायत्री स्पिवाक का नाम आता है, होमी भाभा का नाम आता है, ये सब इसके मॉडर्न एक्सपोनेंट्स हैं जो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म के प्रोजेक्ट को चलाते हैं। और इनके मूल भाव क्या है कि ये लोग हिस्ट्री को नीचे से लिखना चाहते हैं। अभी तक जो हिस्ट्री लिखी गई, कॉलोनियल पीरियड में जो हिस्ट्री लिखी गई, हिस्टोरियंस बेसिकली क्या होते हैं? हिस्टोरियंस बेसिकली रिकॉर्ड्स के आधार पे हिस्ट्री लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर वो रिकॉर्ड ही गलत है, अगर वो रिकॉर्ड ही लॉपसाइडेड है, अगर वो रिकॉर्ड ही बायस्ड है, तो फिर तो आपने जो भी हिस्ट्री प्रोडक्शन किया वो बायस हो गया। तो नीचे के लोगों की, वॉइसलेस पीपल की, जिन्होंने आंदोलन चलाए, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने अपना बलिदान किया, उनकी बात को कहने वाला कौन है? तो ये जो महानुभाव लोग हैं, इन्होंने सबाल्टर्न स्टडीज़ के माध्यम से, अर्थात ऐसे लोगों की, वॉइसलेस पीपल की आवाज़ों को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। और इस प्रकार से ये सबाल्टर्न प्रोजेक्ट जो है, इसका भी हम लोग पहले चर्चा कर सकेंगे, व्हाट इज सबाल्टर्निज्म, इस पे भी हम लिंक आपको दे देंगे। तो ये जो सबाल्टर्न प्रोजेक्ट है, ये वास्तव में एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट है जो कि हमको पोस्ट कॉलोनियलिज्म में दिखाई देता है। और इस प्रकार से जो कुछ भी ज्ञान का प्रोडक्शन हुआ है, वो कॉलोनियल माइंडसेट हमको ये बताता है कि ये एक पर्सपेक्टिव है कि जो हमारे अंदर ज्ञान को समझने का एक दृष्टिकोण हमारे अंदर बीजारोपण कर दिया गया। जैसा मैकॉले ने जब शिक्षा का पद्धति शुरू किया था, तो उसने यही भाव, उसका यही था कि देखने में आप भारतीय लिखेंगे, लेकिन होंगे आप बेसिकली अंदर से कहीं अंग्रेज। और वो हम लोग महसूस करते हैं कि आज वो चीज़ है, जो बेचारे भारतीय लोग हैं, वो अगर हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तो वो अपने को कहीं हीन दीन समझते हैं, और जो अंग्रेजी बोल रहा होता है वो अपने को बहुत सुपीरियर समझने की कोशिश करता है। तो ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है कि नहीं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति कहीं इन्फीरियर है अंग्रेजी से, इससे हमको बाहर आना है। और इस बाहर आने के लिए हमको ये समझना होगा कि किस प्रकार से जो कोलोनाइज्ड पीपल हैं, उनको अपनी पुरातन चीज़ों की पहले समझ तो पैदा करिए। आप अगर जैसे भारतीय संदर्भ लें, वेद है, पुराण है, और भी बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, अगर इन ग्रंथों को हम पढ़ेंगे ही नहीं तो इसके बारे में हम जजमेंट क्या दे पाएंगे? आज लोग कहते हैं अरे जी वेद और पुराण पुरातन पंथी चीज़ें हैं, ये सब कहाँ आज आप आधुनिक युग में, लेकिन आपने ज्ञान के स्रोत को तो रिजेक्ट कर दिया। तो आप पहले वेद पढ़िए, आप पहले पुराण पढ़िए, आप पहले और भारतीय ग्रंथों को पढ़िए, और तब उसको रिजेक्ट करिए कि नहीं, इसमें ये गड़बड़ चीज़ें हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन उसको पढ़े बिना उसको रिजेक्ट करना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। इसलिए हम सब लोगों को अपनी जो मूल चीज़ें हैं उस पर लौटना चाहिए, उसको पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वो कितने हाई लेवल के कल्चर और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, कितने हाई लेवल ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि हमको कॉलोनियल पीरियड में बिल्कुल नहीं मिला, और उससे हमको वंचित करने की कोशिश की गई, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसीलिए जो पोस्ट कॉलोनियल प्रोजेक्ट है, वो क्लासिकल मार्क्सिज्म, अर्थात जो परंपरागत मार्क्सवादी दर्शन है, फिलॉसफी है, उसकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करता है, क्योंकि वो कोलोनाइज्ड और कोलोनाइजर के बीच के रिलेशन को हैव्स और हैव्स नॉट के रिलेशन के रूप में देखता है। अर्थात जिन लोगों ने हमको कोलोनाइज किया वो हैव्स थे, और हम जो कोलोनाइज्ड हुए हम हैव्स नॉट है। तो इस प्रकार से शोषक कोलोनाइजर और शोषित कोलोनाइज्ड, ये एक रिलेशनशिप मार्क्स बताता है कि कोलोनाइजर और आपके बीच में, यूरोप और आपके बीच में, इंग्लैंड और भारत के बीच में जो रिलेशनशिप था वो एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप था, और वो हमारे लिए एक प्रकार से शोषक थे और हम एक प्रकार से शोषित थे। और इसलिए इस जो एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप है, इसको समझने के लिए हमें बाकायदा इस प्रोजेक्ट की गंभीरता को समझना पड़ेगा कि भाई पोस्ट कॉलोनियल जो प्रोजेक्ट है वो केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, एंटी कॉलोनियलिज्म नहीं है वो, बल्कि वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है एंटी कॉलोनियलिज्म के साथ साथ एक नकारात्मकता के साथ साथ एक सकारात्मकता का भी भाव लिए हुए है, जो कि आपको कॉलोनियलिज्म के पहले ले जाता है और ये दर्शाने की कोशिश करता है कि आप मूल रूप में क्या हैं, आपकी मूल संस्कृति क्या है, आपका मूल सभ्यता क्या है, आपकी मूल शिक्षा क्या है, और उसको समझने की कोशिश करिए और उसको समझ के
करिए, उसकी अच्छी चीज़ों को उसमें गौरवान्वित महसूस करने की कोशिश करिए। और आपके इतिहास में जो कुछ भी हुआ वो ऐसा नहीं हुआ कि गांधी जी आए, उन्होंने आपको स्वतंत्रता दे दी। गांधी जी ने उस चीज़ों को लीड किया, लेकिन गांधी जी के अलावा असंख्य लोग पूरे देश में थे जिन्होंने जो बलिदान किया, जिन्होंने जो कुर्बानी की, उस कुर्बानी को भी समझने की आवश्यकता है कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या क्या कुर्बानियाँ उन्होंने दी। और तब शायद हम बेहतर समझ सकें कि हमारे पूरे देश ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, कोलोनियलिज्म को ख़त्म करने में और स्वतंत्रता को स्थापित करने में किस प्रकार से योगदान दिया। और आज हम लोग देखते हैं कि इसीलिए जो कुछ भी आज इतिहास के पुनर्लेखन की बात होती है, इतिहास का पुनर्लेखन कोई ये एजेंडा किसी पार्टी का नहीं है या किसी संस्कृति का नहीं है या कोई कम्युनल एजेंडा नहीं है, बल्कि ये भारत की अस्मिता को सही ढंग से समझने का, पेश करने का और एक राष्ट्र को, एक समाज को अपने पुरातन चीज़ों पे गौरवान्वित होने का अवसर दे रहा है कि पोस्ट कॉलोनियल प्रोजेक्ट है। इसलिए पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और ये ज़रूर है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में ऐसा नहीं कि कोलोनियलिज्म खत्म हो गया हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फॉकलैंड है या बरमूडा ट्रायंगल या इस प्रकार के बहुत सारे एरियाज हैं जो अभी भी हैं, लेकिन एक नए तरीके का इंपीरियलिज्म फिर पूरे कोलोनियलिज्म फिर पूरे विश्व में स्थापित हो रहा है, जिसको कि हम नियो कोलोनियलिज्म के रूप में, नव उपनिवेशवाद के रूप में देखते हैं, जिसमें कि भौतिक डोमिनेशन, फिजिकल डोमिनेशन नहीं है, बल्कि उसमें इकोनॉमिक डोमिनेशन की बात होती है। बहरहाल इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है और अपने दिमाग में कोलोनियलिज्म, प्री कोलोनियलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म और नियो कोलोनियलिज्म, इन तमाम चीज़ों के जो नुआंसेस हैं, इनकी जो गहरी और बारीक चीज़ें हैं, उसको अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो कोलोनियलिज्म हम लोगों ने पहले पढ़ा था, आज हम लोगों ने पोस्ट कोलोनियलिज्म पढ़ा है, इन दोनों चीज़ों को तारतम्यता मिला के आप देखेंगे, पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको लगे कि इस पर अभी स्पष्टता नहीं है, तो आप मेहरबानी करके ज़रूर हमसे पूछने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।